नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी अतुल कुमार। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की दी शुभकामनाएं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को सराहा। युवाओं को एस्ट्रोनॉट पुल से जोड़ने के लिए आमंत्रित किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार। 12 करोड़ की नकदी और 6 करोड़ के गहने गाड़ी जब्त। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी। 17,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। इस मामले में ईडी भी कर चुकी है पूछताछ। उत्तराखंड में भारी बारिश ने पहाड़ों पर मचाई आफत। थराली में बादल फटने से तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रुद्रप्रयाग से सेना की टुकड़ी रवाना। मुख्यमंत्री धामी की हालात पर नजर। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी। भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर ले रहा है फैसला। बुलेटिन में सबसे पहले बात ईडी की कार्रवाई की। ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद में पास होने के सिर्फ एक दिन बाद ही कर्नाटक में कांग्रेस विधायक पर गाज गिर गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में गंगटोक से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से करीब 12 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ विदेशी मुद्रा शामिल है। साथ ही 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और पीएमएलए 2002 के तहत 4 वाहन शामिल हैं। आपको बता दें कि धन शोधन मामले में 22 अगस्त को उनके आवास सहित कुल 16 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसी मामले में सिक्किम विधायक वीरेंद्र पप्पी और उनके साले केसी तिप्पेस्वामी को भी ईडी हिरासत में लेकर बेंगलुरु ले जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहे थे। कर्नाटक में धर्मस्थल में सामूहिक अंत्येष्टि मामले में नया मोड़ आ गया है। कई साल पहले शवों को दफनाने का दावा करने वाले मास्क मैन चिन्नैया उर्फ चन्न को 10 दिनों के लिए एसआईटी पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। बेलथांगड़ी कोर्ट ने एसआईटी की मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। अब अगले 10 दिनों तक एसआईटी पुलिस चिन्नैया से गहन पूछताछ करेगी। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस झूठी शिकायत के पीछे कौन सा गिरोह है। चिन्नैया को क्या क्या लालच दिए गए थे। चिन्नैया ने पहले जो खोपड़ी लाई थी उसके स्रोत के बारे में एसआईटी अधिकारियों को बताने में वो विफल रहा है। खोपड़ी के मूल को उजागर नहीं करने के कारण मास्कमैन को गिरफ्तार किया गया है। मास्कमैन चिन्नैया को एक गिरोह ने 2 लाख रुपए दिए थे और झूठी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रशिक्षण दिया था। उस प्रशिक्षण के बाद चिन्नैया ने पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज की थी। गिरोह ने चिन्नैया को एक खोपड़ी दी थी और उसे पुलिस और कोर्ट में जमा करने के लिए कहा था। अब एसआईटी अधिकारी इस गिरोह के बारे में जांच करेंगे और चिन्नैया से इस बारे में गहन पूछताछ करेंगे। साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि पहली खोपड़ी कहां से लाई गई थी। सीबीआई ने 29.05 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक मुंबई से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड मुंबई, इसके निदेशक अनिल अंबानी, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बैंक के साथ धोखाधड़ी करने और इस प्रकार बैंक को 29.05 करोड़ रुपए का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पक्ष में एसबीआई को गलत जानकारी दी और ऋण सुविधाएं स्वीकृत करवाई। इसके अलावा आरोप ऋण राशि के दुरुपयोग, डायवर्जन, ऋण राशि की संभावित रूटिंग, अंतर कंपनी ऋण लेन देन, बिक्री चालान, वित्त पोषण के दुरुपयोग,
मैसर्स रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड द्वारा आरकॉम के बिलों में छूट, अंतर कॉर्पोरेट जमा के माध्यम से धन की आवाजाही। रिलायंस एडीए समूह की एक समूह कंपनी मैसर्स नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए पूंजीगत अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना और काल्पनिक देनदारों का निर्माण एवं फर्जी दस्तावेज बनाने से संबंधित है। इन सभी आरोपों के चलते आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात के अपराध करने का आरोप है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया। सीबीआई ने मुंबई के न्यायाधीश द्वारा 22/8/2025 को जारी आदेश के अनुसरण में आज 23/8/2025 मुंबई में 2 स्थानों मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के आधिकारिक परिसर और अनिल डी अंबानी के आवासीय परिसर में तलाशी की है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अभी भी जारी है, लेकिन मूल बात यह है कि हमारी कुछ सीमाएं हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि बातचीत बंद है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच कोई कुट्टी है। Negotiations are still going on. But the bottom line is, we have some red lines. People do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, what happens is, we have red lines. In the negotiations, we have to be clear as to red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our farmers and to some extent of our small producers. So when people pronounce that we have succeeded or failed or, where are you? The bottom line is, my counter question is, we as a government are committed to defend the interests of our farmers and our small producers. We are very determined on that. That's not something which we can compromise on. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक अंग्रेजी दैनिक द्वारा आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में एससीओ की आगामी बैठक पर कहा कि इसमें आतंकवाद, व्यापार जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होगी। I think the SCO has a value in itself, because if you look at the membership, it covers a lot of countries which are quite different from other organizations of which we are part. We are very much, we are an important constituent of the Eurasian landmass, and the SCO primarily devotes itself to that. SCO also has a particular, the original mandate of the SCO was to fight separatism and terrorism, and there were what were called 3 evils at that time. For us, because that is very much part of the overall threat scenario that we see, I think it's important that we are there, we make our presence felt, we shape the outcomes, and we say where we go. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ब्रिक्स और क्वाड दोनों का अपना महत्व है। ब्रिक्स हमेशा ब्रिक्स ही था, यहां तक कि जब हमने क्वाड बनाया तब हम ब्रिक्स से दूर नहीं हुए, और जैसे जैसे क्वाड आगे बढ़ा, आप जानते हैं कि ब्रिक्स भी आगे बढ़ा है। दोनों के अपने मुद्दे हैं, इसलिए ब्रिक्स भी रहेंगे और क्वाड भी रहेंगे। I think the Quad is still the Quad, and the BRICS was always the BRICS. I mean, when we did the Quad, the BRICS didn't go away. And as Quad progressed, BRICS also progressed. So you are putting it almost as alternatives, whereas in fact it is a core belief of Indian foreign policy that countries like us should not be forced to make binary choices. We had a Quad foreign ministers meeting this summer in early July, if my memory serves me right. And after that, I think
different parts of, of the system are talking to each other. BRICS came in the news partly because we had a BRICS summit, and partly because it came in the news because people put it in the news. So I think in the next week you'll probably see the Shanghai Cooperation Organization in the news because the meeting will happen. So it will, the news cycle moves as per the events of that time. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 9 तारीख की रात को हमारे पास अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने संदेश दिया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने जा रहा है। फिर भारत के जवाबी सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान का जो हाल हुआ, वो तस्वीर आप सबने देखी। On the 9th night, we had, President Vance, Vice President Vance conveying that, the Pakistanis were going to do a big attack. And then 10th morning, the Pakistanis now ask for talking to DGMO. What happened in the intervening period? What happened in the intervening period was very bad things to their airfields. I mean, to me, the causality is very clear. The causality is a military happening. Ultimately, how does the course of conflict progress? Yes, it can progress through reason, but mostly it progresses through events on the ground. So something happened militarily on the 10th morning. Now please look at what happened on 10th morning, and the pictures of the Pakistani airfields tell you what happened on 10th morning. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली संबोधित किया। कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग, संभावनाओं और किसानों के जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे भारत के महान वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक और नवाचार के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुआ है। केंद्रीय मंत्री ने खेती की दिशा और किसान की जिंदगी बदलने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में वैज्ञानिकों की सराहना की। कार्यक्रम में मौके पर मौजूद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट ने कहा कि किसानों को समय पर मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराने, फसलों को रोगों से बचाने और प्रामाणिक मैपिंग करने में वैज्ञानिक तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है। स्पेस टेक्नोलॉजी आज नहीं, जब से शुरुआत हुई है वो तो खेती से ही शुरू हुई है। 1969 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ में ये शुरुआत हुआ था और काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे फसल बीमा योजना है तो उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो। हमारा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, आज को प्लांटिंग, सारी चीज़ों में स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है और भविष्य में इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं तो उन सारी, और ये क्लाइमेट की समस्या है तो वेदर की है, तो उन सारी चीज़ों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का काफ़ी महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की सराहना की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मिशन गगनयान और भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही
मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। अंतरिक्ष के सफल अभियान के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दिल्ली के नेहरू तारामंडल पहुंचे, जहां उन्होंने आर्यभट्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान शुभांशु शुक्ला ने गैलरी में प्रदर्शित तमाम प्रदर्शनियों का जायजा भी लिया और उन्हें करीब से देखा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि यहां बच्चों के लिए अंतरिक्ष के बारे में जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ है। अंतरिक्ष को लेकर हमारे बहुत महत्वाकांक्षी सपने हैं और इन्हें साकार करने के लिए हम सभी की आवश्यकता होगी। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये चीज़ देख के कि यहाँ पे एक कोशिश की जा रही है स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस के बारे में लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है उन्हें बताने के लिए कि हमने क्या किया है पास में और हम क्या करने जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको समझ में आता है कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो विषय है ये कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे हम इन चीज़ों को समझ के हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो स्पेस डे का सेलिब्रेशन देखा और लोगों में जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा, मैं उस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कोलकाता में कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद
नारा दिया गया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये केवल नारा नहीं है, इसे सच करने के लिए मोदी सरकार संसद में बिल लेकर आई है। इसी वजह से जिन पार्टियों और नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है और जनता का पैसा लूटा है, उन्हें चिंता सता रही है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सरकार आने के बाद उन्होंने स्लोगन दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाली स्लोगन नहीं है, इसको वास्तव में करने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में लाए हैं मोदी सरकार ने, तो उससे जो पार्टी जो नेता आज तक भ्रष्टाचारी थे और पब्लिक का पैसा लूट कर राजनीति करते, उनको चिंता है, इसलिए विरोध भी हो रही है। लेकिन जैसे कि इसके पहले जीएसटी से लेकर डिमोनेटाइजेशन से लेकर के कश्मीर हो, दूसरा जो मुद्दा सुलझाया माननीय मोदी जी ने, और इसको भी वो करेंगे और इससे बहुत सारा पार्टी का समस्या होगा। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तराखंड में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों ने डेरा डाल रखा है। राजधानी देहरादून सहित कई जनपदों में तेज बौछारें हो रही हैं, जबकि कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आज भारी से बहुत भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी है। राज्य के शेष पर्वतीय जिलों और उधमसिंह नगर में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में बारिश के तीव्र दौर जारी रहेंगे। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। थराली में बादल फटने की घटना के बाद भारतीय सेना ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। करीब 50 कर्मियों वाली इन्फेंट्री बटालियन की एक टुकड़ी आज सुबह रुद्रप्रयाग से रवाना हो गई। इसके अतिरिक्त जोशीमठ से एक चिकित्सा दल को तैनात किया गया है। वहीं जीवित बचे लोगों का पता लगाने और राहत प्रदान करने में सहायता के लिए निगरानी ड्रोन के साथ ही खोज और बचाव SAR कुत्तों को घटनास्थल पर भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर आने वाले दिनों में भी कम होने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में 27 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान शिमला सहित ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर पूरी नजर है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और फौरन जिला प्रशासन, SDRF और पुलिस को घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले के थराली विकासखंड में कल देर शाम से मूसलाधार बारिश के कारण प्रकृति का ये रूप देखने को मिला है। इस आपदा से थराली के कोटडीप, राड़ीगढ़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ो, सगवाड़ा समेत कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। दुकानों और मकानों में मलबा घुस गया है और कई वाहन मलबे में दब गए हैं। प्राकृतिक आपदा में एक शव भी मिला है, वहीं एक लापता की तलाश जारी है। वहीं आपदा में परिसंपत्तियों को जहां एक और भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं प्रशासन ने वहां 2 राहत शिविर खोले हैं, जहां सोलर लाइट, तिरपाल, कंबल के वितरण किए जा रहे हैं। बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा में भारतीय पहलवानों का दमखम नजर आया और भारत की काजल दोचक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है। वहीं श्रुति और सारिका ने कांस्य पदक हासिल किया। काजल ने यह सफलता 72 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में हासिल की। काजल ने चीन की लियो यूकी को 8-6 से हराकर यह सफलता अपने नाम की।
बिहार में पहली बार 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होने वाली हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी बिहार के सभी जिलों के साथ साथ चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा, असम और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति रुचि जगाना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और इस ऐतिहासिक आयोजन में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उप्पुगुडा में इस साल गणेश चतुर्थी की कुछ अलग ही धूम है। यहां के श्री मल्लिकार्जुन नगर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑपरेशन सिंदूर थीम पर एक अनोखी गणेश प्रतिमा स्थापित की है, जिसमें सेना की ताकत का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रतिमा में ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 जैसे हथियारों के मॉडल शामिल हैं, जिन्हें भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक माना जाता है। आयोजकों का उद्देश्य सशस्त्र बलों के सम्मान में लोगों के बीच देशभक्ति की भावना जगाना है। हालांकि ये थीम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें भारत के वास्तविक सैन्य अभियानों के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2025 को भी शामिल किया गया है। इस आयोजन के तहत AI की मदद से बनाए गए पोस्टर और एक शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी, जो इसे आधुनिक तकनीक से जोड़ती है। बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के दनियावा में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। हादसा उस समय हुआ जब हिलसा के मलामा गांव के लोग एक ऑटो में सवार होकर फतुहा में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अपने विश्वासपात्र सर्जियो गोर को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। इसके साथ ही सर्जियो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी होंगे। सर्जियो गोर एरिक गार्सेटी की जगह लेंगे, जिन्होंने मई 2023 से जनवरी 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। यह ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में किया। गौर वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ट्रंप ने सर्जियो गोर को अपना करीबी सहयोगी मित्र और विश्वास पात्र बताया, जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह जरूरी है कि उनके पास ऐसा व्यक्ति हो जो उनके एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर सके। और ट्रंप ने, जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्हें भारत का राजदूत अब नियुक्त किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। कभी गेमिंग महज एक टाइम पास था, लेकिन धीरे धीरे ये ऑनलाइन मनी गेम्स इंडस्ट्री में बदलता चला गया। इस इंडस्ट्री ने धीरे धीरे हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया। लेकिन इस ऑनलाइन मनी गेम्स के चलते कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर साइबर फ्रॉड और आतंकवाद को फंडिंग तक में इन मनी गेम्स का नाम सामने आया है। ऐसे में इस इंडस्ट्री की रेगुलेशन के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लाया गया है। डीडी न्यूज के कार्यक्रम तो ये खबर हमने आपको बताई। और आइए आपको बताते हैं कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। ये तस्वीरें एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। और इस बीच सीपी राधाकृष्णन ने भारत के गृह मंत्री
अमित शाह से मुलाकात की है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। तकरीबन 40 वर्षों का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और अब वो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनका औपचारिक स्वागत किया और इसी के तहत सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह की भेंट हुई। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सभी की नजर है। हालांकि विपक्षी दल ने भी अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारा है और अब इन दोनों के बीच में चुनाव होना है। हालांकि एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है संसद में, जिससे यह तय है कि सीपी राधाकृष्णन ही संभवतः भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अगले उपराष्ट्रपति के रूप में कौन होंगे और एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया और अब उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद परिणाम हम सभी के सामने होंगे। और इसी के साथ डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी अतुल कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।